गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पेडागॉजी ऑफ साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक है मेजरमेंट मापन, उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट मीन्स मापन, और मापन जो है इसमें जो हम देखेंगे किस प्रकार से हम मापन की यूनिट का चयन करते हैं, क्या उसकी यूनिट्स होती हैं के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आयतन का SI मात्रक है। आयतन का जो SI मात्रक होता है वो SI मात्रक क्या है। पहले आइए हम जान लेते हैं कि SI जो सिस्टम है ये SI सिस्टम है क्या। SI सिस्टम को हम जो फुल फॉर्म की अगर बात करें SI सिस्टम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। एक बार फिर से, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली, SI सिस्टम। तो SI सिस्टम जो है इस जो मापन की एक यथार्थता और उसकी इकाई को निश्चित करने के लिए सर्वप्रथम 1790 में फ्रांसीसियों द्वारा एक मापन प्रणाली जो कि मीटर पद्धति पर आधारित थी उसका विकास किया गया था 1790 में। इसके बाद जो इसी क्रम में दूसरे संशोधन और सुधार हुए, फिर 1960 में MKS पद्धति आई। MKS पद्धति मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड, जो सिस्टम होता है उसका मीटर किलोग्राम सिस्टम सेकंड, सॉरी मीटर किलोग्राम सेकंड, जो ये सिस्टम था ये कब आया 1960 में। इसमें और कुछ संशोधन हुए, फिर आपकी जो प्रणाली आई वो आई MKSA मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम। लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां थी जो एक दूसरे से अनमैच कर रहे थे, एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे, तो उसमें पुनः सुधार किए गए और सुधारों के पश्चात अंततः 1 अप्रैल 1957 में प्रणाली जो आपकी आई SI सिस्टम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। और ये जो MK सिस्टम, या यूं कह सकते हो कि मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है ये फ्रांस में है। मानक निर्धारित करने का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो फ्रांस में है। और अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस मीन्स जो फ्रांस है के नाप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया। मीन्स उसके जो एक मानक रखे गए हैं उन सबको फ्रांस में का जो एक स्थान है फ्रांस में पेरिस, वहाँ पर स्थिर रखे गए। जो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्र में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नेशनल फिजिक्स लैब, जो कि नई दिल्ली में है। नेशनल फिजिक्स लैब या NPL, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NPL, नई दिल्ली में इसके जो ये जो माप तौल के पैमाने हैं इनको वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, मीन्स उचित रख रखाव की जो है चीज़ें इनको करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली, इसमें 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक हैं। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा।
जो भौतिक राशियां हैं, 7 मूल राशियां जिनको हम बोल देते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। अगर इनके हम मात्रकों की बात करें तो लंबाई का मात्रक जो एसआई मात्रक की मैं बात कर रहा हूँ, एसआई में जो है उसमें लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला और विद्युत धारा एम्पियर। ठीक। संकेत अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो संकेत जो मीटर होता है उसका स्मॉल m, किलोग्राम का kg, सेकंड का s, केल्विन को कैपिटल K, मोल को MOL, मोल लिख देते हैं शॉर्ट में, कैंडिला का CD, स्मॉल में ही CD, एम्पियर कैपिटल A। ठीक। तो ये आपके 7 मूल मात्रक हैं, 7 भौतिक राशियां और उन 7 भौतिक राशियों के ये मूल मात्रक हैं जो कि ये थे। अब यहाँ पर पूछ रहा है आयतन का एसआई मात्रक, जो आयतन होता है उसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो एसआई मात्रक चूंकि आयतन है तो आयतन को हम लंबाई है तो लंबाई स्वाभाविक सी बात है उसको हम किस में मापेंगे, मीटर में। अब आयतन है तो ये क्या हो जाएगा, घन मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में m क्यूब, इसको हम पढ़ते हैं घन मीटर। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्रवों का आयतन मापते हैं। जो द्रव होते हैं द्रवों का आयतन किस में मापते हैं। तो जो द्रव होता है द्रव का जो मात्रक है क्या होते हैं, जो आयतन उसको हम मापते हैं उसमें लीटर में। द्रव का जो आयतन है उसको हम किस में मापते हैं, लीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रक या एकांक, मात्रक या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। मात्रक या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो आपको एक परिभाषा शायद याद आ रही होगी कि एकांक क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत मीन्स जो नॉर्मल फोर्स होता है को हम क्या बोल देते हैं, दाब कहते हैं। जो दाब होता है, ठीक, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यहाँ पर बल दिया होगा, आयतन दिया होगा, किलोग्राम मीटर दे रखा होगा, दाब दिया होगा, तो इसको क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा दाब। फोर्थ क्वेश्चन आपका है विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक है मीन्स जो विद्युत विभवांतर होता है उसको हम किस में मापते हैं, किस प्रकार से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत विभवांतर में आपने पढ़ा होगा कि एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को क्या बोल देते हैं, विभवांतर। एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे तक प्रवाहित होने वाले में जो ऊर्जा व्यय होती है को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। जैसे
हमने कहा कि एकांक आवेश को, मान लिया कि Q आवेश को दो चालकों A और B के मध्य A से B तक लाने में, ये जो Q आवेश है इसको A से B तक लाने में जो ऊर्जा मीन्स कार्य जो करना पड़ता है, कार्य मीन्स क्या होगा, कार्य जो होगा वो W, जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या होता है, उस कार्य को ही हम क्या बोल देते हैं, उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक इस Q आवेश को लाने में कार्य करना पड़ा है, इस कार्य को ही हम विभवांतर कह देते हैं, इसे V से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है विद्युत विभवांतर का मात्रक है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो विभवांतर होता है वो क्या है, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो इस जो यहाँ पर कार्य करना पड़ रहा है किसको ले जाने के लिए, ये जो आवेश है Q आवेश है ना। अब देखो विभवांतर, यहाँ पर देखो W इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि कार्य है, कार्य का मात्रक जूल बटे Q है, कूलाम, जो Q है ये आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, तो जो ये विभवांतर होगा, विभवांतर का मात्रक, एक तो मात्रक ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या आवेश का जो विभवांतर होता है, विभवांतर का एक मात्रक, एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको हम बोल देते हैं वोल्ट। ठीक, जिसको हम बोल देते हैं वोल्ट। तो इसके दो मात्रक हो सकते हैं, एक तो आपका मात्रक होगा वोल्ट और दूसरा मात्रक जो आपने अभी देखा जूल प्रति कूलाम। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपका है दाब का मात्रक है। दाब, जो अभी आप क्या कर रहे थे, हम आपसे कहा था कि एकांक, जो एकांक समय होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम क्या बोल देते हैं, दाब। दाब मीन्स प्रेशर P, और जब ये दाब है तो इसमें क्या कहा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या लग रहा है, फोर्स लगेगा। ये फोर्स अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल एरिया। ठीक, तो P इक्वल टू हो जाएगा F/A। अब F क्या है आपका, फोर्स है। F क्या है, फोर्स मीन्स बल, बल का मात्रक आपका क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक यहाँ पर आपने लिखा था P इक्वल टू F/A। ओके, या F का मात्रक अगर यहाँ पर हम देखें तो F का जो F है फोर्स है, और फोर्स मीन्स बल, बल का मात्रक न्यूटन।
अपॉन बल का मात्रक न्यूटन। अब ए क्या है? एरिया मीन्स क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम किस में माप देते हैं? मीटर में। अब जो एरिया होगा वो वर्ग में मापा जाएगा, तो ये मीटर का स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक है। चाल का एसआई मात्रक है, तो चाल मीन्स क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला आप सभी को याद होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को हम किस में मापते हैं? लंबाई जो होती है उसको हम किस में? मीटर में। और जो समय होता है, समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन समय है, समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। 7th क्वेश्चन है, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो क्या करता है? अपनी गति को बार बार दोहराता है, और जब किसी गति को बार बार दोहराया जाता है, जैसे झूले की गति, उस गति को जब अपने ही पथ पर बार बार कोई वस्तु गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोल देते हैं? दोलन गति। तो इसमें जो आपका विकल्प राइट होगा दोलन गति। कोयले में होती है। कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के बारे में आपसे बात की गई। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर आपका होगा रासायनिक ऊर्जा। चूंकि आपने देखा होगा भोजन में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। चूंकि देखा है कि जब भोजन को पकाया जाता है तो भोजन को पकाने के बाद उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, और वह ऊर्जा कार्य करने के लिए क्या हो जाती है? व्यक्ति को मदद करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रासायनिक ऊर्जा के लिए, इसमें जब ऊर्जा वो संचित हो जाती है तो वो ऊर्जा जब मुक्त होती है, तो इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और ये ऊर्जा जैसे आपने देखा होगा भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में जो ईंधन प्रयुक्त होता है, जैसे कोयला है, पेट्रोल तथा डीजल, ठीक, ये सभी जो ऊर्जाएं हैं वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कई बार इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो हम जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के मुख्यतः 2 स्रोत हैं, एक तो नवीकरणीय और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो जो नवीकरणीय होते हैं, नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
मीन्स खत्म हो जाए, जब वो हम प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करने के बाद उनकी जो मात्रा होती है वो समाप्त नहीं होती है। जैसे वायु, जल और जंतुओं के अपशिष्ट, या जिसको हम बायोमास बोलते हैं। ठीक, तो ये ऊर्जा के वे नवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय स्रोत कौन से? ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है नवीकरणीय स्रोत होते हैं, जैसे वायु, जल और जंतुओं के अपशिष्ट, जिसको हम बायोमास बोलते हैं। ये जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये वातावरण को बहुत कम दूषित करते हैं और इनसे अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। दूसरे होते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जिन्हें प्रयोग के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। मीन्स ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें प्रयोग करने के बाद उनकी मात्रा समाप्त हो जाती है, जैसे कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें प्रयोग लाते हैं, इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। मीन्स अगर आपने 1 लीटर खरीदा, वो जलने के बाद 1 लीटर पुनः वापस नहीं आएगा, फिर आपको नया ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो सूर्य की ऊर्जा है वो आज भी है, कल भी रहेगी, वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। ठीक, और इनका जो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं इनका प्रयोग भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इनकी मात्रा क्या है, सीमित है। ठीक, अगर ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो ऊर्जा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक, तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं पत्थर का कोयला, इसको एक बार जला देंगे फिर बाद में उसको प्राप्त नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्लियर टोटल नहीं दिख रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका लास्ट क्वेश्चन है 10th और लास्ट, लेक्लांसे सेल उदाहरण है। जो लेक्लांसे सेल होता है वो किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल? प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल? जो विद्युत सेल के प्रकार आपने इससे पहले पढ़ा होगा, तो विद्युत सेल के 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल, दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। पुनः आवेशित करने से मतलब ये है कि अगर उनकी बैटरी समाप्त हो गई तो उन्हें आप पुनः चार्ज नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है तो वो क्या होंगे? प्राथमिक सेल होते हैं। जैसे आपका लेक्लांसे सेल हुआ, डेनियल सेल हुआ, वोल्टीय सेल है, शुष्क सेल हैं, या बटन सेल, ये सभी प्राथमिक सेल हैं। और इन जो ये प्राथमिक सेल होते हैं इनका जो आंतरिक प्रतिरोध R, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कम होता है। लास्ट जो सेकंड होते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित या चार्ज किया जा सकता है, जिन्हें पुनः आवेशित या चार्ज किया जा सकते हैं। इन सेलों में जो विद्युत ऊर्जा होती है उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो 2 प्रकार के सेल, प्राथमिक, द्वितीयक। लेक्लांसे सेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल का। इस प्रकार से आपकी ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।